अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 53,750 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करने के बाद में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म, ये फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा है। और ये फॉर्म भरवाने की जो डेट है वो 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। एसएसओ ओटीआर में आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। उसके बाद में कौन कौन से फॉर्म है जो आपको भरने हैं और किस तरीके से भरने हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरने हैं, कौन कौन सा फॉर्म है जिसमें हमको 50 रुपये का जो नोटरी है, जुडिशियल स्टाम्प है, वो बनवाना है। कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा एसएसओ आप ओटीआर के ऊपर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वरना ये फॉर्म है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए, इस फॉर्म को आप यहाँ पर आएंगे, खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जो फॉर्म आप भरोगे, भरने के लिए कम से कम 100 रुपये का जो आवेदन शुल्क है वो आपको इसमें देना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में लास्ट जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर 100 रुपये का जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दूसरी बात यह है कि जब आप नीचे आएंगे तो इस फॉर्म में यहाँ पर आयु संबंधी सामान्य नियम, आयु संबंधी सामान्य नियम है, इसमें आप ध्यान देना। इसमें लिखा गया है कि आयु की जो गणना है वो सामान्यतः विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष, यानी 2025 में विज्ञप्ति हुई थी और 2026 में, अगला वर्ष 2026 होगा ना, 2026 में 1 जनवरी 2026 को आयु की गणना की जाएगी। अब ये 1 जनवरी को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, आगे अपन जो फॉर्म भरेंगे ना उसमें ये आपको पता चल जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 वाली जो डेट है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जब आप नीचे आएंगे तो अपन सीधा चलते हैं फॉर्म के ऊपर जो आपको भरना है। ये चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कितने चरित्र प्रमाण पत्र अपन तैयार करें। तो देखो, चरित्र प्रमाण पत्र के 3 सेट आपको तैयार करने हैं। ठीक है, हाँ देख लेना, 3 सेट आपको तैयार करने हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी कहेंगे कि ये तो एक ही सेट दे रखा है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब इधर उधर आप भागते फिरोगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि 3 सेट तैयार कर लेना इसके। ठीक है, एक सेट तो आपका यही, एक, दूसरा और तीसरा, तीनों सेट आपको यही फॉर्मेट है। लेकिन जो तीसरा सेट है वो आपको, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, पहले इन दोनों सेट की बात कर लेते हैं। तो इसी का प्रिंट आउट आपको निकालना है। ये आपको जो फॉर्म में दे रखा है चरित्र प्रमाण पत्र, इसी का प्रिंट निकलवा लेना है। और पहला और दूसरा सेट आपको तैयार करना है। आपके गाँव का जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आपको वहाँ पर चले जाना है, या जो फर्स्ट ग्रेड का कोई भी अगर टीचर है आपके परिवार में संबंधी में तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। वरना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उससे भी आप ये साइन करवा सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म पर आपको राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से तैयार कराने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एक फर्स्ट ग्रेड को व्याख्याता है उसकी मोहर लगवा लेना और उसके साइन करवा लेना, और ये लिख देना कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपका नाम और आपके पिता का नाम आ जाएगा, निवासी आपका एड्रेस आ जाएगा इसमें, और व्यक्तिगत रूप से कितने माह या वर्षों से जानता हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा, और दिनांक यानी जो साइन करेगा उसकी दिनांक आ जाएगी। जो भी फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता साइन करेगा उसके यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे और वो मोहर लगा देगा, और यहाँ पर आपकी दिनांक है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक तो फर्स्ट ग्रेड के टीचर से आप तैयार कर लेना, और दूसरा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप तैयार कर लेना। वरना नहीं मिलता है तो दोनों ही आपको फर्स्ट ग्रेड के टीचर से तैयार आप करवा सकते हो। तीसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके बारे में आप ध्यान में रखना। ये जो तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र है ये आप किसी से बनवाओगे। तो देखो, आपने ये जो फॉर्म भरा था चतुर्थ श्रेणी का, इसमें आपने जो योग्यता लगाई थी, मार्कशीट लगाई थी, अगर वो 10वीं की लगाई थी तो आपको 10वीं की आपने जिस स्कूल से पास आउट की थी वहां पर जाना है। या अगर आपने 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड की थी तो 12वीं आपने कौन सी स्कूल से की थी उस स्कूल में जाना है, और स्कूल वालों को जाकर ये बता देना कि चतुर्थ श्रेणी में मेरा चयन हुआ है और मैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहा हूं, तो वो खुद के स्कूल के लेटर पैड के ऊपर आपको ये बनाकर देंगे। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको आपको बनाकर दे देंगे। हो सकता है कि आपसे वो 200 रुपये ले भी ले, या अगर गांव की स्कूल में की है तो जानकार है तो वो हो सकता है कि ऐसे भी बनाकर दे दें। ठीक है, तो एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहां से स्कूल से बनवाना है। या तो 10वीं पास आउट की थी वहां चले जाना, या 12वीं पास आउट की जो हायर आपने एजुकेशन भरी है वहां पर जाकर आपको भरवा लेना है। या फिर अगर आप हायर आपने जैसे ग्रेजुएशन की लगाई है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी आप वहां पर चले जाना, और वहां पर जो एलडीसी बाबू बैठता है उससे जाकर फिर 100-200 रुपये लेगा वो, वहां से वो आपको बनाकर दे देगा। तो ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ये आपको तैयार करने हैं। कहने का मतलब सीधा सा है, चरित्र प्रमाण पत्र कितने तैयार करने हैं आपको? 3 करने हैं। फिर उसके बाद में अगला देखो, सामान्य घोषणा पत्र। ले सामान्य है लेकिन ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर तैयार करना है। ठीक है, कोर्ट में जाओगे आप, कोर्ट में तहसील में जाओगे तो वहाँ पर जो टाइपिस्ट बैठे रहते हैं उनका काम यही है, सीधा से जाकर उनको ये दिखा देना कि 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको ये तैयार करना है, नोटेरी करवानी है। ठीक है, 50 रुपये का स्टाम्प तो ये हो गया, तो 70 रुपये तो लगभग इसके ले लेंगे स्टाम्प के, और नोटेरी करवाओगे तो 70-80 रुपये उसके ले लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपका जानकार है तो 150 रुपये में आपको ये करके दे देगा, क्योंकि वो इसको टाइप भी करेगा तो थोड़ा सा वो भी खाएगा। वरना अगर आप कम से कम मानो तो इसका जो चार्ज है वो 200 से 300 रुपये, 200 से 300 रुपये रहने वाला है। अगर जानकार है तो 150-200 रुपये में भी बनाकर दे सकता है, वरना 300 रुपये तक भी आपको इस एक स्टाम्प के वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको तैयार करना है। क्या है
ये है सामान्य घोषणा पत्र है। इसमें क्या लिखना है आपको, मैं, आपका खुद का नाम, पुत्र, आपके पिता का नाम, आपके रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से वो आपको बनाकर दे देगा। आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, आपके नाम आ जाएगा, आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। अब दिनांक, दिनांक वाले कॉलम में बहुत से अभ्यर्थी है ना ये परेशान होते हैं कि इसमें दिनांक कौन सी लिखी है। तो देखो आपको टाइम दिया गया है 9 फरवरी से लेकर 9 फरवरी से लेकर आपको 23 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। तो 9 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप जब ऑनलाइन चढ़ाओ, किस तारीख को चढ़ाओ, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। तो डेट का कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो भी आप जरूर दे देना। तो यहाँ पर ये आपका सामान्य घोषणा पत्र है, ये इस तरीके से आपको तैयार करना है। 50 रुपए के स्टाम्प पर तैयार करना है। फिर से देख लेना, सामान्य कागज पर नहीं है, 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको ये फॉर्मेट है वो तैयार करवाना है। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सामान्य कागज के ऊपर आपको तैयार करना है। इसको आप, इसकी नोटरी करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसमें सीधा सा है कि मैं, आपका नाम आ जाएगा, पुत्र आपके पिता का नाम आ जाएगा, आपके रोल नंबर आ जाएंगे। और 2002 से पहले आपकी कोई संतान थी या नहीं थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो संतान नहीं थी तो मेरे बच्चों की संख्या यहाँ पर 0 थी। अगर संतान थी 1 या 2 तो 1 या 2 यहाँ पर आ जाएगा और उसका नाम आ जाएगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे थे वो आपको यहाँ पर आ जाएगा और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं। उसके बाद में ये आपका अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, अब ये अविवाहित वाला है ना, ये अविवाहित वालों को ही भरना है, आपको ये नहीं बढ़ना है। विवाहित वाला आगे वाला जो है ना विवाहित, अविवाहित वालों को तो ये विवाहित वाला नहीं तैयार करना है और विवाहित वालों को ये अविवाहित वाला नहीं तैयार करना है। यानी कि दोनों ही 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अविवाहित वालों को तो यही बनवाना है, अगला विवाहित वाला तैयार नहीं करवाना है। और विवाहित वालों को इससे अगला वाला तैयार करना है, उनको अविवाहित वाला तैयार नहीं करवाना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। इसको भी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको कोर्ट से टाइप करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ये जो इसमें दे रखा है, मैं, आपका नाम, पुत्र, आपके पिता का नाम, निवासी यहाँ का हूँ, ये पूरा आपको इसी तरीके से टाइप करवाना पड़ेगा। आपका घोषणाकर्ता यानी आपका खुद का नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका स्थान आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा। और ये साक्षी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये साक्षी हैं, 2 साक्षियों के नाम आपको लिखने हैं। आपके दोस्त संबंधी कोई भी हो सकता है, 2 साक्षी यानी कि 2 प्रूफ चाहिए इसको, है ना। जैसे आप किसी दोस्त को लेकर चले जाना, उसका यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएगा, उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर उसको मोबाइल नंबर है ये जरूर मेंशन करवा देना। ठीक है। मोबाइल नंबर मेंशन जरूर करवाने हैं। दोनों साक्षियों के यहाँ पर इसके भी मोबाइल नंबर है, ये आपको मेंशन करवाने हैं। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से तैयार कर लेनी है। उसके बाद ये अविवाहित का हो गया और आगे चलोगे तो ये विवाहित विवाहित वालों को अविवाहित वाला तैयार नहीं करवाना है और अविवाहित वालों को विवाहित का तैयार नहीं करवाना है। ठीक है। ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर है। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा तैयार किया जाने वाला घोषणा पत्र है। में आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम, निवासी आ जाएगा और आपका विवाह कौन सी दिनांक हुआ था ये दिनांक यहाँ पर आ जाएगी और आपका खुद का नाम आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। अभ्यर्थी के पिता यानी अगर आप पुरुष हैं तो आपके पिता का नाम आ जाएगा और अगर आप पुरुष हैं तो आपके ससुर यानी कि आपकी जो महिला साथी है, आपकी पत्नी है, धर्मपत्नी, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर वही 2 साक्षी हैं, दोनों साक्षियों के हस्ताक्षर, उसका नाम, पिता और दोनों के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और ये सारी चीज़ आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर तैयार करवानी है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। फिर आगे चलेंगे तो ये है विधवा अभ्यर्थियों के द्वारा। अविवाहित और विवाहित वालों को ये तैयार नहीं करना है। अगर कोई विधवा अभ्यर्थी है, ठीक है, कोई विधवा महिला अभ्यर्थी है, उसको ही ये तैयार करना है। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये तैयार करना है। मैं, जो भी अनिता, सुनीता, जो भी नाम है, पुत्री है इसकी, निवासी और उसके बाद में उसका विवाह इस दिनांक को हुआ था और किसके साथ में हुआ था, उसका पति का नाम आ जाएगा और पति का देहांत किस तारीख को हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा और बाद में उसके खुद के हस्ताक्षर, नाम, दिनांक आ जाएगा। और 2 साक्षी भी लगाने हैं। जो विधवा महिला है ना उसको 2 साक्षी भी लगाने हैं, उनके मोबाइल नंबर भी लिखने हैं ताकि बोर्ड क्रॉस वेरीफाई करे तो इनको फोन करके पूछ सके। इनका एड्रेस है, अगर वो चाहे तो एड्रेस पर जाकर देख सके, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकता है। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि एक तो ये विधवा वाला तो कम है, फिर भी तलाकशुदा वाला है वो बहुत ही ज़्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं और कागजों में तो वो तलाकशुदा वाले बनवा लेते हैं, रहते साथ में ही हैं और तलाकशुदा के नाम से फिर वो नौकरी लग जाते हैं। तो काफ़ी बोर्ड जो है वो सक्रिय है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। 2 साक्षियों के नाम है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, उनका एड्रेस है वो भी मेंशन करना है और ये भी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही आपको तैयार करना है। उसके बाद में यह है परित्यक्त अभ्यर्थी के द्वारा। एक तो होती है तलाकशुदा, वो तो महिला, और पुरुष होता है परित्यक्त। तो उस परित्यक्त अभ्यर्थी के द्वारा ये तैयार करना है। ये भी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भी, यानी कि 200 से लेकर 300 रुपए का चार्ज है वो आपका इसका भी रहने वाला है। कोर्ट से ये आपको तैयार करवाना है। में आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस आ जाएगा और ये इस तरीके से फॉर्मेट में आपको बढ़ना है। आपके यहाँ पर साइन आ जाएंगे, स्थान, दिनांक आ जाएगी और वही 2 साक्षी हैं इनके आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र है, ये भी आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको तैयार करना है। किन अभ्यर्थियों को? उन अभ्यर्थियों को जिनका विवाह है 22 मई 2006 से पहले हुआ है, उनको ये फॉर्मेट है ये तैयार करना है। इसकी नोटरी भी करवानी है। जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आप
फॉर्मेट तैयार करवाओगे सबकी आपको नोटेरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, नोटेरी के वो 70-80 रुपये अलग से लेता है, सब मिलाकर आपको 200 से 300 रुपये के बीच में हो जाएगा। तो सभी की आपको नोटेरी भी करवानी है, ये भी आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो 50 रुपये के स्टाम्प पर तो लिखवा लो और नोटेरी ना करवाओ, तो फिर वहाँ से वापस धक्के खाते फिरोगे आप, इतना आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पहले ही सभी की नोटेरी करवा लेनी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आओगे तो यह वचनबद्ध प्रमाण पत्र। अब ये यहाँ पर लिख रखा है सामान्य कागज पर, लेकिन देखा गया है कि सामान्य कागज पर लिख रखा है, लेकिन ये धूम्रपान वाला है, धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता हूं, ये आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही आप बनवा लेना। देखो सामान्य कागज पर हो सकता है कि ये मान्य हो जाए, चल जाए, लेकिन देखा गया है कि ये भी आपका 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही आपका लिखा हुआ मान्य होता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि 200-300 रुपए के चक्कर में आप वापस धक्के खाते फिरो और वहां से आपको वापस निकाल दे, वापस कोर्ट में जाओ, वहां पर फिर से स्टाम्प रेडी करवाओ, फिर वापस लेकर जाओ, तो उसमें आपका टाइम है वो भी ज्यादा खराब होता है और पता नहीं कि टाइमिंग भी किसी से हिसाब से वो सेट करते हैं। इसलिए इतना रिस्क आपको नहीं लेना है। ये तंबाकू वाला जो है, धूम्रपान गुटखा वाला है, ये भी आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही तैयार कर लेना, अगर मेरी मानो तो। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यक्ति का हस्ताक्षर आ जाएंगे, दिनांक और आपका स्थान आ जाएगा। उसके बाद में ये है आपका शपथ पत्र, ये सामान्य कागज पर आप दे सकते हो। ठीक है, ये शपथ पत्र आपको देना है। मैं आपका नाम आ जाएगा, पुत्र आपके पिता का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे और ये इस प्रकार से शपथ करता हूं आपके हस्ताक्षर, ये आप सामान्य कागज पर ही आपको देना है। यह है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये सामान्य कागज पर, ये भी आपको सामान्य कागज पर ही लिखना है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और उसके बाद में हिंदी में और यहाँ पर आपका इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में आपको ये लिखना पड़ेगा। देखो ये नमूना क्या है, जब आप एग्जाम देने गए थे, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के एग्जाम देने गए थे, उस समय भी आपसे एक फोटो ली गई थी और उस नमूने के ऊपर वो आपसे चिपकाई गई थी, आपसे लिखवाया गया था कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, पुत्र श्री इनका हूँ और मैं इस एग्जाम में शामिल हुआ हूँ और अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं भर्ती के नियमों के मतलब सहमत में हूँ। इस तरीके से आपको ये लाइन लिखवाई गई थी, कहने का मतलब सीधा सही है। तो वो जो राइटिंग आपने लिखी थी उस समय, वो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर उनके सामने होगी वो। ठीक है, डाटा आपका सारा जाता है, वो राइटिंग आपकी वहां पर होगी, तो वो राइटिंग इस राइटिंग से वो मैच करेंगे कि एग्जाम देने जो अभ्यर्थी गया था वही अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आया है या फिर दूसरा है। ठीक है, उस तरीके से ये मैच करने, क्रॉस चेक करने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये मैं, उसके बाद में आपका नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम आ गया, पुत्र आपके पिता का नाम आ जाएगा, आपके रोल नंबर आ जाएंगे, आपके एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। शपथ पूर्वक ये घोषणा करता हूं कि भर्ती परीक्षा का नाम आ जाएगा, भर्ती के नियम निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं या करती हूं, ये हिंदी में लिखना है। और उसके बाद में यही सेम फॉर्मेट, आई नाम आपका, ठीक है, पिता का नाम, और ये पूरी इस तरीके से आपको भरना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये नमूना पत्र है, ये आपको सामान्य कागज के ऊपर ही लेके जाना है, सीधा सा मतलब है ये आपकी राइटिंग जो है, आपकी जो लेखनी है उसको मैच करने के लिए है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस समय आपको ये भरना है। फिर ये गैर नॉन टीएसपी और टीएसपी का विकल्प पत्र, ये आप सामान्य कागज के ऊपर ही जिस फॉर्मेट में आपको दिया गया है प्रिंट निकाल के, और ये आपको भरना है। अगला आपको इसमें दे रखा है, यह है सामान्य कागज पर स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, ये भी आपको सामान्य कागज पर ही करना है, इसकी भी आपको नोटरी नहीं करवानी है। यहाँ पर आपकी अभ्यर्थी की फोटो आ जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी का इसमें फोटो आ जाएगी, 3 महीने से पुरानी जो फोटो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हो, इसमें कोई भी भेद नहीं है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें बहुत से अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें आपकी फोटो लगानी है, तभी लगा लोगे, 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए नियमानुसार। ठीक है, तो आपकी फोटो लग जाएगी, आपका नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, कितने नंबर मेरिट क्रमांक है वो आप सारा भर लोगे। इसमें आपका परमानेंट एड्रेस और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों यहाँ से भर लोगे। और इसमें फादर्स डिटेल आ जाएगी, आपके पिताजी का नाम, प्रेजेंट एड्रेस वो आ जाएगा। और नीचे आप सबसे नीचे आओगे इसमें, तो यहाँ पर जो 7वां कॉलम है, यहाँ पर आकर आप अटक जाओगे। इसमें क्या बनना है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देना। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो बननी है आपके, जैसे किसी का 1/1/95 को जन्म हुआ है तो 1/1/95 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म। अब देखो ये क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब अपन ने देखा था तो 1 जनवरी वाला मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान में रखना, 1 जनवरी 2026 को। तो 1 जनवरी 2026 से ये डेट है वो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995 है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 को कितनी दिन, महीने और दिन के हो गए, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एज कैलकुलेटर निकालेंगे आप। एज कैलकुलेटर कहाँ से निकालेंगे आप, तो एज कैलकुलेटर के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप कर लेना है एज कैलकुलेटर। पहली लिंक मिलेगी, यहाँ से इसको ओके कर लेना है। इसको ओके करोगे तो यहाँ पर खुल जाएगा ये पेज। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1995 है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख लेना। 1 जनवरी 1995 मान लीजिए अपने, आपको क्या करना है, एडवर्टाइज नॉर्म, यानी कि ये 1 जनवरी 2026 को कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो गए, तो वो बता देगा कि 31 साल 0 महीने 0 दिन के हो गए। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, इसमें कितने साल, 31 साल 0 दिन 0 महीने 0 दिन, आपका जितना भी आता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, लेकिन 1 जनवरी 2026 तक ही लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहां से आप निकाल लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ का डाटा यहाँ से निकाल लेना। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ 1 जनवरी 2026 ही आएगा, फिर आपको बता देगा कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में
एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं की जो परीक्षा पास की थी वो कितनी एज में, कितने साल में, कितने महीने में, कितने दिन में पास की थी। तो आपको क्या करना है, आप 10वीं की मार्कशीट में सबसे नीचे आपको डेट लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, ये डेट 6/7/2009, इसमें 6/7/2009 है। हो सकता है कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें डेट अलग हो। ठीक है, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके हिसाब से क्या करना आपको, 6/7/2009 है ना, तो यहाँ से 7 यानी कि जुलाई, और ये 6 यानी कि 6, और ये 2009, इसमें यहाँ पर 2009 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2026 ही रखना है, फिर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो 10वीं कितने साल में पास की थी, 16 साल 7 महीने और 4 दिन, ये वाली जो डेट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये एज जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में ये पहले ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के बाद यहाँ फिर से टिक जाओगे, डेट ऑफ इंटरिंग और डेट ऑफ लिविंग, ये आपको लिखना है। इसमें आपको 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने लगाई थी वहाँ पर फॉर्म भरते समय, मार्कशीट अपलोड की थी, उसके हिसाब से लिखना है। तो जैसे 10वीं की अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो, डेट एग्जामिनेशन पास वाली तो एग्जाम पास हुए थे वही आ जाएगी डेट, इन दोनों में तो सेम ही आएगी। डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग में यही डेट आ जाएगी। जैसे 6/7/2009 है इस मार्कशीट में, तो आपकी डेट ऑफ लिविंग में क्या आ जाएगी, 6/7/2009 आ जाएगी। आपकी मार्कशीट में जो भी डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। डेट ऑफ इंटरिंग, इंटर कब किए थे 10वीं में, तो इससे जस्ट 12 महीने पहले, जैसे 6/7/2009 है तो आप 6/7/2008 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप स्कूल वालों को जाके पूछ के आओगे हमारा एडमिशन कब हुआ था, कोई करना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मार्कशीट पर जो डेट है वो तो डेट ऑफ लिविंग में लिख देना, और डेट ऑफ इंटरिंग में उससे जस्ट 1 साल पहले की जो डेट है वो आप लिख देना, आपको कोई भी यहाँ पर टोकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डेट और प्लेस आ जाएगा, यहाँ पर आपके इसमें सिग्नेचर आ जाएंगे, और ये फिर से वही फर्स्ट ग्रेड का कोई भी व्यक्ति है, कोई मतलब अध्यापक है या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी गेजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर साइन करवा लेना, उसके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर डेट मेंशन वो कर देगा, आप उसकी मोहर लगा देगा। तो इस तरीके से आपको स्क्रूटनी फॉर्म है ये कंप्लीट आपको बढ़ना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है किंतु परंतु, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उनको तैयार करना है वो तैयार कर पाए। और एक खास बात है, ये सभी सेट अगर आपने भर लिए तो इसकी 2 कॉपी आपको तैयार करनी है। एक तो जो ओरिजिनल आपके पास में होगी वो, और एक सभी की फोटोकॉपी करवा लेनी है। जो भी विवाहित थे, अविवाहित थे, जो 50 रुपए का स्टाम्प लगा था, सबकी एक एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। तो फोटोकॉपी वाला काम तो सीधा सा है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं है उसमें। फोटोकॉपी मशीन पर दोगे आप तो 5 मिनट में वो आपको फोटोकॉपी करके दे देगा। सबसे मेन यही है, इसकी ओरिजिनल है वो आपको तैयार करनी है, और एक एक फोटोकॉपी है वो आपको इसमें तैयार करनी है। जो मैंने 50-50 रुपए के स्टाम्प पर बताए थे वो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर ही तैयार करने हैं। ठीक है, इसको आप देख लेना ध्यान से, वरना फिर आप डीवी करवाने जाओ, वहां पर आप वापस धक्के खाते फिरोगे, वापस कोर्ट में जाओगे, 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखोगे, वापस जाओगे, फिर सोचोगे यार उसी दिन अगर 200 रुपए और दे देते तो आज कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।